नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 11 सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस आज एग्जाम था, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका 3 घंटे का एग्जाम था जिसमें 80 मार्क्स मैक्सिमम थे। तो देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपने कैसा किया और इसका जो MCQ क्वेश्चन है उसके क्या आंसर आपके हैं। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी सारी जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो आ सके। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है ए, किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है, बी, कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा, सी, कौन सी रियासत देश पर शासन करेगी, या डी, किस पार्टी का नेता बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा कि भाई किसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, यह हमारा संविधान स्पष्ट करता है। ए लगाया है तो आपने तो राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर बी आपका सेकंड है आपका, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का सही से मिलान करना है कि हमने किस देश से कौन सी शासन व्यवस्था ली है। तो कानून ए, कानून के निर्माण की विधि कहाँ से ली है, बी, मौलिक अधिकार, सी, संघात्मक व्यवस्था और सशक्त केंद्र, और डी, बंधुत्व का सिद्धांत। देखिए ए का रहेगा आपका ब्रिटेन जो कि बिल्कुल राइट है, बी का आपका मौलिक अधिकार अमेरिका से जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। संघात्मक जो व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ही ली है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों नारे जो हैं ये हमने फ्रांस से लिया है। यहाँ पे सिर्फ एक नारा है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, आपको नहीं होना था, और यही सारे राइट आंसर थे। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए, ठीक है, सेकंड का है ए। थर्ड क्वेश्चन, इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे वह एक डैश कहा जा सकता है। तो ए ऑप्शन है संविधान के स्रोत, संविधान, अध्यादेश या कानून। देखिए हमारे जो इंग्लैंड है उसके पास कोई लिखित संविधान नहीं है, तो मैं संविधान के साथ जाऊंगा कि एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे वह संविधान कह सके, क्योंकि लिखित संविधान उसके पास है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित रूप से हमें करना है इसमें, और सही विकल्प चुनना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी अधिकारों के घोषणा पत्र की 1928 में। दूसरा आपका है दक्षिण अफ्रीका का संविधान, तो ये 1996 में था, ठीक है, 1996 में हुआ। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में। और मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 76 था, और 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो देखिए बहुत सिंपल है कि पहला जो है 1928 यही पहला रहेगा, दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, मतलब तीसरा पहला हो जाए, दूसरा हो जाएगा, और उसके बाद आपका संपत्ति के अधिकार को वो तीसरा हो जाएगा, और जो दूसरा है वो चौथा हो जाएगा। तो राइट आंसर सी बिल्कुल सही है इसमें। पांचवा आपका क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय क्या है। ऑप्शन ए, सरकारी अधिकारी अपना कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, बी, निचली अदालत के समक्ष लंबित मामले का स्थानांतरण, सी, अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को इसके सामने प्रस्तुत किया जाए, या डी, किसी व्यक्ति को उस पद पर रहने का कानूनी हक नहीं है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत जो निचली अदालत है, छोटी अदालत है, उसके सामने पेश कर दिया जाए। तो ये आंसर बिल्कुल सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में से अभिकथन ए कथन के बाद कारण आर जो है उसका कथन दिया गया है, तो हमें इसका परीक्षण करना है कि कौन सा सही है, क्या गलत है, ठीक है। तो अभिकथन ए कहता है कि अभिकथन ए, समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है, और कारण आर बता रहा है कि रोजगार के अवसर की समानता, रोजगार में अवसर की समानता है। देखिए केवल ए सही है, इसका ए सही है, क्योंकि अवसर की समानता कोई हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए इसमें जो दोनों सही है वो तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। रहा बात तीसरा कि ए गलत है, नहीं ये नहीं, तो लास्ट वाला ही सही रहेगा, मतलब आंसर डी सही है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है। ऑप्शन है आपका ए 6 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, या डी 10 वर्ष। राइट आंसर इसका है 6 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुकुमार सेन, और वर्तमान के हैं राजीव कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनाव कौन संचालित करता है। ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग, बी भारत की चुनाव समिति, सी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल, मतलब जो सत्ता मतलब पावर में है, या डी मुख्य विपक्षी दल। इसका राइट आंसर रहेगा ए, भारत का चुनाव आयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि
राज्य स्तर पर कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। कौन होता है राज्य स्तर की कार्यपालिका? देखिए, कार्यपालिका भी अगर हम जाने तो एक केंद्र की कार्यपालिका होती है और एक राज्य की कार्यपालिका होती है। केंद्र की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल हो, मतलब मंत्रिपरिषद होता है। तो इसमें देखेंगे अब राज्य स्तर की कौन सी है। ए है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो केंद्र स्तर की है, ये केंद्र स्तर की है तो ये नहीं होगा। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, या फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित होती है, किस चीज से होती है? तो ऑप्शन है ए एक पार्टी प्रभुत्व, बी बहुदलीय गठबंधन, या सी बहुराष्ट्रीय गठबंधन, या डी दो दलों का वर्चस्व। इसका राइट आंसर रहेगा बी बहुदलीय गठबंधन। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही किसका मुखिया होता है? अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है? तो देखिए, इसमें है राज्य का, देश का, सरकार का, संसद का। देखिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली है तो यहां पर जो राष्ट्रपति है यहाँ पर सरकार और देश दोनों का होता है, तो सरकार और देश दोनों पे तो हम, क्योंकि अमेरिका की प्रणाली है, ठीक है, तो राष्ट्रपति किसका मुखिया होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों का ही होता है। अगर आप लगाना चाहते हैं यहाँ संसद वर्ड भी यूज किया गया तो हम संसद लगा देंगे, लेकिन देश और सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है, प्रधान जो राष्ट्रपति होता है। ये अमेरिका की व्यवस्था है। ठीक है। 12वां है आपका कि भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी मुख्य न्यायाधीश, या डी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसका राइट आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसी के पास, या सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां पर हम लोग, सर्वोच्च अदालत वही है और वहीं अपील कर सकते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई किन्हीं दो नीतियों का वर्णन करें। तो पहले आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य को दी गई एक प्रकार से लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो उसे अपनाने चाहिए, और राज्य को कल्याणकारी नीतियां जो है वो जनता के लिए करते रहनी चाहिए। और ये हमने आयरलैंड से लिया है, और अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और हाँ, इन नीतियों के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, आप ये लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर बहुत थे इन सब चीज़ों के लिए। तो 14वां क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक कोई 2 योग्यताएं। बहुत इजी है। पहली बात तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए थी, और भारत का नागरिक। सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो लिख के आगे आप बढ़ सकते थे। 15वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली FPTP से किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करना है। देखिए, ये बहुत सरल प्रणाली है, पहला ये, और दूसरा भारत की जनता बहुत ज़्यादा अनपढ़ थी या पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनके लिए इस चीज़ को समझ पाना बहुत आसान है, एक चीज़ आप ये कह सकते हैं। और इस प्रणाली के माध्यम से हम कह सकते हैं कि समाज का हर एक व्यक्ति उस चीज़ को समझ सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत सिंपल प्रणाली है, इसलिए इसका यही लाभ है कि आम से आम गरीब व्यक्ति भी जो है वो भी इस व्यवस्था को समझ सकता है। ठीक है। अगला है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार से मतलब है 18 वर्ष से ऊपर भारत का कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको मतदान करने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म या किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या समझते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के किसी मंत्री के खिलाफ, मान लीजिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता है, किसी ने कोई आरोप लगा दिया है संसद में और वह आरोप सिद्ध हो जाता है, भाई इसने ऐसा किया भी है, तो फिर पूरे मंत्रिमंडल को ही खत्म होना पड़ेगा। और यही लिखना था आपको। सामूहिक नेतृत्व का मतलब है एक अगर मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ये आंसर लिखना था। 18वां, अविश्वास प्रस्ताव क्या है और यह कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सामने वाला जो सरकार जिसकी चल रही है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और उसमें यह कहेंगे कि इनके पास सरकार को चलाने के लिए जो मत चाहिए, जो लोगों का समर्थन चाहिए, वो समर्थन नहीं है, और इसके माध्यम से जो सरकार भी है उसको नियंत्रित होती है, क्योंकि कार्यपालिका यहाँ मतलब जो है वो सरकार है, तो सरकार को उसके माध्यम से नियंत्रित भी किया जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है कि संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में पहले तो आपको बताना था कि टोटल आपके 389 मेंबर थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे। अंतिम हस्ताक्षर 284 लोगों ने किए और हाँ, 10 लाख लोगों पर एक जो प्रतिनिधि है संविधान सभा का वो चुना गया था। और संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष माध्यम से, जो सदस्य चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष माध्यम से चुने गए थे। फिर आप बता सकते थे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद रहे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रारूप समिति जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे और थोड़ा बहुत किस देश से क्या लिया है वो बिल्कुल राइट रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा हम रिट के माध्यम से कर सकते हैं। पहले तो आपको थोड़ा मौलिक अधिकार के बारे में बताना था और उसके बाद आपको बताना था कि भारतीय संविधान में रिट दिए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार पृक्ष, उत्प्रेक्षण रिट, ये 5 रिट दिए गए हैं, उनके माध्यम से मौलिक अधिकार की रक्षा की जा सकती है, यही बताना ही था। 21वां क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग क्या मानदंड निर्धारित करता है। देखिए, पहला तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कि धांधली ना हो, धन का अधिक प्रयोग ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो उम्मीदवार है वह अपराधी ना हो, एक प्रकार से बाहुबल का प्रयोग ना कर रहा हो और समाज के जो प्रत्येक वर्ग है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी और चुनाव आयोग यही मानदंड तैयार करता है। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई पागल और दिवालिया नहीं है, किसी लाभ के पद पर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड, मतलब चुनाव आयोग करता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। ये तो बहुत बच्चों को मैंने बताया हुआ है और मैंने अपने नोट्स में बताया था कि समानुपातिक प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली से क्या अंतर है। देखिए, समानुपातिक जो प्रणाली है वह प्रणाली एक प्रकार से नीदरलैंड और इजराइल जैसे देशों में है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे हम सर्वाधिक जीत से प्रणाली कह रहे हैं, ये हमारे देश और ब्रिटेन में है, जापान में भी है। तो ये जो प्रणाली आपकी है इसमें बहुत सिंपल होता है कि इस वाली में कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और वहीं से सारे उम्मीदवार चुने जाते हैं। मतदाता पार्टी को वोट देता है और इसमें 50+1 मतलब 51% वोट की जरूरत पड़ती है समानुपातिक वाले में। हमारे वाले का उल्टा है, हमारे देश को बहुत सारी छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांटा जाता है और एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है हमारे वाले में। और हमारे वाले में क्या होता है कि हम व्यक्ति को वोट देते हैं, ना कि पार्टी को, जबकि इसमें पार्टी को वोट दिया जाता है। और हमारे वाले में 51+ वोट की आवश्यकता नहीं होती, जो सबसे आगे रहेगा वो जीत जाएगा। बहुत सिंपल है। 22वां क्वेश्चन है कि संसद द्वारा कानून निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया को लिखिए। देखिए, संसद जो है हमारा वो कानून को एक प्रकार से जो बनाता है तो पहले डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि वो विधेयक होता है, पहले वो होता है विधेयक, कानून नहीं होता है, पहले होता है विधेयक। अब उसको देखा जाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, धन मतलब पैसे से संबंधित है या नहीं है, नहीं है तो अब आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ाने के बाद अब इस पर चर्चा होगी, ठीक है, अच्छी खासी चर्चा होगी, समिति के पास जाएगा, समिति अपनी रिपोर्ट देगी, फिर उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, फिर एक विस्तृत चर्चा होगी और फिर इसको पास कर दिया जाएगा। 6-7 मतलब इसमें कुछ आपके प्रकार होते हैं जिसका आप बताना था कि एक सदन में जाने के बाद फिर दूसरे सदन में और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये कानून बन जाता है। ठीक है, आप अच्छे से जानना चाहते तो हमारी एक ऑलरेडी वीडियो है, आप पूरे क्वेश्चन को जान सकते हैं। उसके बाद अगला इसका ऑप्शन था कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ। भाई बहुत सिंपल था, आपको लोकसभा की बताना है तो मतलब लोकसभा का बता दो कि लोकसभा राज्यसभा से कैसे शक्तिशाली ज़्यादा है। भाई सिंपल है, क्योंकि लोकसभा जो है एक प्रकार से वहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर चले जाते हैं और जो सरकार होती है, जो बजट संबंधित जो मामले ज़्यादा होते हैं वो लोकसभा के पास ही होते हैं और वास्तविक जो सरकार चल रही होती है, देश की शासन व्यवस्था चल रही होती है, वो लोकसभा के पास होती है, ना कि राज्यसभा के पास। क्योंकि राज्यसभा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और राज्यसभा के पास पैसे से संबंधित ज़्यादा मामले नहीं होते हैं। धन विधेयक जो होता है धन से संबंधित वो लोकसभा में ही पास होता है, ना कि राज्यसभा में। तो इस प्रकार से बताया जा सकता था। 23वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अधिकार क्षेत्र क्या हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो विशेषाधिकार थे ना वही अधिकार क्षेत्र भी हैं। ये निचली अदालतों के जो फैसले है उसको पलट सकता है, उसको बदल सकता है। और उसके अलावा सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, इसका जो इसका मतलब एक वर्डिक्ट होता है वो सबको मानना पड़ता है। और उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो है देश के सुप्रीम ऐसा जगह है जहाँ पे न्याय किया जाता है और मौलिक अधिकार से संबंधित जो है ये बड़े बड़े जो देश से संबंधित जो मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में ही लिए जाते हैं।
चौबीसवा आपका क्वेश्चन था और पैसेज पढ़ के बताना था कि चुनाव कब लोकतांत्रिक माने जाते हैं। हम सीधा ऑप्शन देख लेते हैं। तो मतदाताओं को डरा धमका कर, भाई तो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा, मतदाताओं को पैसा देकर, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से। और चौथा है चुनाव एक पक्षपाती। अब देखिए पक्षपाती तो नहीं होते, पक्षपात नहीं कर सकते आप, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो राइट आंसर सी ही सी है, ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन था किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी क्या होती है, मतलब क्या उसका एक प्रकार से मायने होते हैं। तो ऑप्शन ए है, ये एक तीव्र और पक्षपाती चुनाव प्रणाली, पक्षपाती नहीं है, गलत। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके, और यह स्वतंत्र और पक्षपाती चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यह तीव्र केवल अल्पसंख्यकों के लिए चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इसका बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और अगला तीसरा क्वेश्चन इसका पैसेज का है, 1989 में मतदान की आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष, ए, बी 30 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 18 वर्ष। राइट आंसर है भाई 18 वर्ष। पहले 21 हुआ करती थी, ठीक है, पहले 21 थी, लेकिन अभी कितने वर्ष कर दी गई थी घटा करके? 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा 18 वर्ष, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनावी परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से कैसे व्यक्त की जा सकता है या किया जा सकता है? तो ए है निष्पक्ष और चुनाव के नतीजे के द्वारा, नागरिकों के अधिकार के द्वारा, सी चुनाव उम्मीदवार द्वारा या डी चुनाव आयोग द्वारा। निष्पक्ष चुनाव के नतीजे दो भाई, मतलब जो जीत रहा है उसको ही जीतने दो, ना कि अपनी मनमर्जी से किसी को जिता दो। 25वां क्वेश्चन है, कार्टून था और ये मैंने बच्चों को करवाया भी हुआ था। तो देखिए इसमें आपका जो ये बंदा है ये नेहरू जी है, ठीक है, बाकी इनके सारे मंत्रिमंडल है, ठीक है, और ये लोकसभा की बात चल रही है। तो अब क्या क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का नाम मात्र का मुखिया, नाम मात्र वर्ड यूज कर रहा है, नाम मात्र का फिर राष्ट्रपति वर्ड लिखना था आपको यहाँ पे। नाम मात्र में कौन था? राष्ट्रपति नाम मात्र होता है, और वास्तविक जो मुखिया होता है सरकार का वो प्रधानमंत्री होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो यहाँ प्रधानमंत्री है, यहाँ तो बिल्कुल आसान है। संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो भाई बहुमत दल का जो नेता होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, वही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बस यही राइट आंसर था इसका, ठीक है। अगला 26वां क्वेश्चन कार्टून था आपका, फिर से इसमें देखो बच्चा है और वो क्या काम कर रहा है। तो क्वेश्चन है पहला कि उपयुक्त चित्र में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें राइट आंसर था शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितनी आयु तक बच्चे के काम पर एक प्रकार से काम पर लगाना मना है? 14 वर्ष की आयु से अगर आप पहले लगा देते हो तो गलत है, 14 वर्ष या 14 वर्ष से पहले तो गलत है, ठीक है। उपयुक्त चित्र में दिखाए गए अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप किस न्यायालय में याचिका दायर की जाती है? कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या अर्थ है? जब किसी व्यक्ति को एक प्रकार से काम करवाया जा सके और उसका मेहनताना न दे, एक तो ये होता है, और दूसरा कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन होगा। 27वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? सिंपल आपको बताना था कि भारतीय जो संविधान का निर्माण है वह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उसके ही जो प्रस्ताव में शुरू कर दिया गया था। और संविधान सभा के जो टोटल मेंबर, जैसे हम पहले बताया, टोटल मेंबर्स की संख्या बता सकते थे, और जो पहली दूसरी तीसरी बैठक महत्वपूर्ण है वो टोटल बैठकें और किस प्रकार से मेंबर कितने आपके चुने गए थे, ये सारी व्यवस्था आपको थोड़ा थोड़ा बता देना था कि भारतीय संविधान में 389 मेंबर थे। 299 भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 284 लोगों ने अंतिम हस्ताक्षर किए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बताना आपको स्टार्ट करना था। और कैबिनेट मिशन तो जरूर बताना था इसमें कि भाई उसके प्रस्ताव से ही शुरू हुआ था। इसके ऑप्शन में था कि संविधान के कोई 3 कार्य, तो और इजी यार। पहला काम था संविधान के जो भारतीय जनता है उसमें समन्वय और विश्वास कायम करना, तालमेल कायम करना पहला। दूसरा, सरकार कैसे बनेगी, निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास होंगी, दूसरा। तीसरा ये रहेगा कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना ताकि आम जनता के अधिकारों को सीमित न कर सके। और चौथा ही बता देता हूं मैं, चौथा था सरकार को इतना मजबूत भी बनाना ताकि वो आम जनता के लिए काम कर सके। ये तो भाई आता ही आता है यार, अगर आपने वीडियो देखी होती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो ये आया होगा कि भारत ने सर्वाधिक जो वोट से जीत चुनाव प्रणाली है वो क्यों अपनाई है, उसके बारे में पहले थोड़ा बता देना था। इस वाले में तो अपनाई इसलिए क्योंकि भाई ये बहुत ईजी थी, बहुत सरल थी, तो इसलिए अपनाई है ताकि भारत की जनता बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी तो समझ सके। जटिल प्रणाली कोई अपनाते तो हम वो समझ नहीं पाते, भारत की जनता उस चुनाव प्रणाली को नहीं समझ पाती, तो इसलिए इस प्रणाली को अपनाया गया है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। भारत के चुनाव आयोग के प्रकार से कार्य क्या हैं?
देखिए, चुनाव आयोग का जो पहला कार्य होता है मतदाता सूची बनाना, मतगणना करना, चुनाव के रिजल्ट घोषित करना, चुनाव में कौन प्रतिनिधि खड़ा होगा या उस पर कोई कार्यवाही है तो वो करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, आचार संहिता लागू करवाना, ये सब पॉइंट थे। स्थायी कार्यपालिका होती है नौकरशाह। कौन है स्थायी कार्यपालिका का मतलब है वह कार्यपालिका जो भंग नहीं होती जल्दी से और एक निश्चित आयु तक वह बनी रहती है। जैसे कि आपके नौकरशाह लोग होते हैं, वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने होते हैं और वही स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। और शासन व्यवस्था को चलाने में छोड़िए, वो सारे कानून वही बनाते ही हैं एक्चुअली, और उनके द्वारा ही उसको लागू करवाया जाता है, नाम नेताओं का होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रमुख कैसे होता है और राष्ट्रपति के विशेषाधिकार बताने। भाई, औपचारिक प्रमुख कैसे होता है कि सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। 3 विशेषाधिकार में पहला विशेषाधिकार है पुनर्विचार, जो विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है। दूसरा है वीटो पावर और तीसरा है स्वेच्छा की शक्ति। ठीक है, ये बताना था आपको। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने संसद के 2 सदनों का निर्णय क्यों लिया। क्यों भाई, देखो बहुत सिंपल है, ये तो 5वां चैप्टर आपका था संसद विधायिका वाला और पहला ही टॉपिक था कि 2 सदन इसलिए चाहिए क्योंकि पहला सदन अगर कोई गलत डिसीजन लेता है, कानून को बनाया जाता है, तो दूसरे सदन में उसमें समीक्षा की जा सके, देश के सभी भाग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके और यह प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। बाकी लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां थी, अंतर करना था, दोनों के पहले कार्यकाल बता देते। लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। लोकसभा 5 साल है, राज्यसभा 10 साल है। फिर आपको बताना था कि जो धन से संबंधित जो विधेयक है वो लोकसभा में जाता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल राज्यसभा में चुनी जाती है। हाँ, संशोधन संबंधित शक्तियां दोनों के पास है, संविधान में परिवर्तन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कोई बिल है, बजट है, दोनों ला सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको बता देने थे भाई। सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को बढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।